तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंग फाई वो क्यान सिटी में मौजूद होता है और वहाँ पर कुछ लोगों ने चेनशी को हर्ट किया था, जिसकी वजह से योंग फाई उन लोगों के साथ लड़ जाता है और उन लोगों की लड़ाई इतनी खतरनाक लेवल पे चली जाती है कि वो लोग फिर एक अलग ही मैदान में जाकर उस लड़ाई को कंटिन्यू करते हैं। वहाँ पर एक मोटा वॉरियर जब योंग फाई से हार जाता है तो वो गुस्से में अपने एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन को समन कर लेता है, मगर योंग फाई भी हार नहीं मानता। वो भी अपने एविल फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो इतना खतरनाक हो जाता है कि वो मोटा वॉरियर तो उसके आगे जरा भी नहीं ठहर पाता और बहुत ही बुरी मौत मारा जाता है। और वहाँ पे मौजूद पूरी की पूरी क्यान सिटी की आर्मी योंग फाई पर हमला कर देती है। तो योंग फाई भी इतना खतरनाक हो जाता है कि वो फिर उन लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर देता है। उसके आगे पूरी की पूरी आर्मी ही तितर बितर हो चुकी थी, कोई भी उसके आगे नहीं ठहर पा रहा था। फिर वहाँ पर 4th लेवल के पीक का एक मास्टर अपीयर होता है, वो योंग फाई को आकर मारने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर गोंग फू उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो भी इंजर्ड हो जाता है और वो मास्टर फिर दोबारा से योंग फाई पर हमला करता है। तो योंग फाई उस जाइंट हैंड को अपनी तरफ आता हुआ देखकर चेनशी को बचाने के लिए अपने सामने एक बड़ी सी शील्ड एक्टिवेट कर देता है, मगर हमें दिखाया जाता है कि वो जाइंट हैंड जैसे ही उस शील्ड को जाकर हिट करता है तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। वो धमाका इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ पर जमीन टुकड़े टुकड़े होकर रह जाती है और हर जगह धुआं ही धुआं फैल जाता है और ये धमाका बहुत बड़े एरिया को अपनी लपेट में ले लेता है, जिससे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा तबाही होती है। और हमें चेनशी के फेस के ऊपर ब्लड गिरते हुए दिखाया जाता है, जो कि असल में योंग फाई का ब्लड होता है। ये देखकर चेनशी भी काफी डर जाती है। उसे दिखाई देता है कि इस अटैक के बाद योंग फाई बुरी तरह से हर्ट हुआ है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगा है। योंग फाई इस अटैक के बाद काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, वो घुटनों के बल आ गया था और उसके ऑर्गन्स डैमेज होने की वजह से उसके मुंह से बार बार खून निकलने लगता है। जिसके बाद चेनशी फौरन से उसके मुंह पे हाथ रखकर उसके ब्लड को रोकने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि प्लीज ब्रदर, मुझे छोड़कर मत जाना, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे और हमेशा मेरे साथ रहोगे। इतने में योंग फाई की बॉडी से फिर से ब्लड वॉमिटिंग होने लगती है। तो चेनशी उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर उसके बावजूद भी योंग फाई के मुंह से वो ब्लड टपकने लगता है। तो चेनशी भी समझ जाती है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, मगर योंग फाई उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं अभी भी ठीक हूँ। इतने में उसे वहाँ पर कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं, जो कि उसे और गोंग फू को दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक दूसरे से कहने लगते हैं कि फाइनली अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, इसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, तो अब ये ज्यादा नहीं लड़ सकता। और ऊपर से वो ओल्ड मैन भी इसे अब ज्यादा देर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुद भी अपनी हाफ लाइफ डिस्ट्रॉय कर चुका है। ये सुनकर यहाँ पर योंग फाई कहता है कि तुम लोग मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं दे रहे ना, तो फिर ठीक है, मेरे पास भी फिर कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर मैं भी अब अपनी आखिरी कोशिश करूंगा। मगर यहाँ पे खड़ा हुआ वो मास्टर कहता है कि एक तो तुम मौत के मुंह में जा चुके हो और ऊपर से अब भी तुम ये सपने देख रहे हो कि तुम यहाँ से निकल जाओगे मेरे होते हुए, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मगर यहाँ पर योंग फाई कहता है कि जब बाहर निकलने का कोई भी रास्ता ना हो तो फिर अब कश्ती को आग लगा कर ही निकलना होगा, क्योंकि अब वापसी का कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे फादर ने मुझे एक मर्तबा बताया था कि ब्लड रिवर्सल टेक्निक इतनी खतरनाक है कि ये हमारे ब्लड के साथ साथ हमारे कैरेक्टर में भी न जाने कितने ही चेंजेस लेकर आती है। एक मर्तबा अगर हम लोगों ने ब्लड रिवर्सल टेक्निक को यूज कर दिया तो उसके बाद लाइफ एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इस टेक्निक को यूज करने वाला कोई भी बंदा आज तक सरवाइव नहीं कर पाया। ये कहने के साथ ही वो फौरन से गोंग फू से कहता है कि फौरन इस लड़की को संभालो। ये कहकर वो चेनशी को उसके हवाले कर देता है। तो वो गोंग फू वहाँ से चेनशी को दूर ले जाता है और योंग फाई वो अपनी फुल पावर को अनलॉक करने के लिए अपनी उस एविल पर्सनैलिटी को पूरी तरह से रिलीज कर देता है और उसकी चेन्स को भी तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो एविल बॉडी अब पूरी तरह से योंग फाई की बॉडी के साथ मर्ज हो जाती है और उसकी पावर अब पहले के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे हमें योंग फाई की बॉडी के चारों तरफ एक बहुत ही खतरनाक ब्लड एनर्जी और दिखाई देता है। ये एनर्जी वेव इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इससे वो मास्टर भी हैरान हो जाता है और हम लोग योंग फाई के चारों तरफ वो ब्लड एनर्जी सर्कुलेट होते हुए देखते हैं। उसके पीछे अचानक से जमीन से एक जायंट हैंड बाहर निकल आता है, जिसे देखकर वो सोल्जर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि योंग फाई के पीछे एक जायंट डिमोनिक बॉडी बाहर निकलने लगती है और वो मास्टर योंग फाई के बारे में कह रहा होता है कि
कि अभी जो एनर्जी इस लड़के ने रिलीज की थी ये मेरी एनर्जी से काफी ज्यादा पावरफुल थी। मगर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई के पीछे एक नहीं बल्कि 7 इविल इनकारनेशंस अपीयर होती हैं, जिस पर वहाँ पे खड़े हुए सारे के सारे वॉरियर्स चौंक जाते हैं कि ये ईस्टर्न वॉरियर तो कल्टीवेशन के अल्टीमेट लेवल तक जा पहुंचा है। मैंने आज से पहले कभी भी किसी को भी एक्सटर्नल इनकारनेशंस को जनरेट करते हुए नहीं देखा। और वहाँ पे मौजूद एक यंग मास्टर कहता है कि ये लड़का अभी सिर्फ और सिर्फ 20 साल का है और ये एक साथ 7 इनकारनेशंस को यूज कर सकता है। ये सच में एक लेजेंडरी वॉरियर है। मगर यहाँ पर गोंग फू को पता चल जाता है कि उसका मास्टर एक ब्लड रिवर्सल टेक्निक यूज कर रहा है। मगर दूसरी तरफ चेनशी परेशान होती है, उसे यकीन नहीं था कि योंगफाई उसके लिए इस हद तक जा सकता है। और दूसरी तरफ हम उन इनकारनेशंस को देखते हैं, वो 7 इनकारनेशंस फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने डिमोनिक पावर्स वो योंगफाई की बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू कर देती है, जिसके साथ योंगफाई की बॉडी वो काफी तेजी के साथ अपग्रेड होना शुरू हो जाती है। उसकी बॉडी अब एक सुपर बॉडी में कन्वर्ट होने लगी थी। देखते ही देखते उसके बालों का कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो 7 इनकारनेशंस अपनी सारी की सारी एनर्जी जब उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देती हैं, तो फिर योंगफाई फौरन से अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करते हुए एक एविल आई डिमोनिक सोर्ड जनरेट कर देता है। वो अपनी बॉडी को अब एक एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जाता है, जिससे अब उसके दुश्मनों को कोई भी नहीं बचा सकता। उसे पता था कि अब आर या पार का खेल है। वो गोंग फू से कहता है कि फौरन से चेनशी को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ। तो गोंग फू फौरन से चेनशी को उठाता है और वहाँ से दूर भागने की कोशिश करता है। और चेनशी से कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम यूशिन हो या नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में तुम्हें नहीं बचा पाया था, पर मुझे सारी जिंदगी उसका अफसोस रहेगा। मगर क्योंकि तुम मुझे अब दोबारा से मिली हो तो मैं तुम्हें अब दोबारा से ऐसे खोने नहीं दूंगा। मैं दोबारा से अब पछताना नहीं चाहता, क्योंकि पिछली लाइफ का अफसोस मुझे आज तक अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अब मैं दोबारा से उस सेम सिचुएशन से नहीं गुजरना चाहता। ये कहने के साथ वो अपनी सोर्ड को अटैक के लिए रेडी करता है और कहता है कि मैंने विल ऑफ हेवन के अगेंस्ट जाना है और अपनी और यूशिन की किस्मत को बदलना है। उसकी डिमोनिक सोर्ड से एक धुआंधार एनर्जी रिलीज होती है जो कि बहुत ही ज्यादा होती है। वो उस एनर्जी को एकदम से रिलीज करता है तो वो सोर्ड एनर्जी उस मास्टर के बिल्कुल पास से होके गुजर जाती है, जिस पर वो मास्टर भी बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। मगर यहाँ पर योंगफाई फिर से उसके बिल्कुल सामने आ जाता है और अपना सेकंड मूव यूज करता है। ये देखते ही वो मास्टर फौरन से अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करके योंगफाई के अटैक को किसी तरह रोक लेता है। मगर उस अटैक को रोकने के लिए भी उसे अपना पूरा जोर लगाना पड़ रहा था। मगर यहाँ पर योंगफाई तो अभी रुकने वाला नहीं था, क्योंकि उसने 7 इनकारनेशन टेक्निक को यूज किया है, तो वो इस टेक्निक के साथ 7 अटैक कर सकता है और उसका हर एक अटैक पहले अटैक से ज्यादा ताकतवर होगा। और उसका थर्ड अटैक ही इतना ताकतवर होता है कि वो उस बैरियर के टुकड़े टुकड़े करके रख देता है। जिसके बाद हमें योंगफाई की मेमोरीज दिखाई देती हैं, जिसमें योंगफाई वो यूशिन के साथ होता है। यूशिन जब उससे फर्स्ट टाइम मिली थी तो उसने कहा था कि जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो फिर मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगी। यूशिन को याद करने से ही उसके इमोशंस इतने ज्यादा भड़क रहे होते हैं कि जैसे उसके अंदर कोई बड़ा सा ज्वालामुखी हो जो कि फट रहा हो। और ऊपर खड़ा हुआ वो मास्टर कहता है कि इसकी सोर्ड एनर्जी वो हर अटैक के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये कहने के साथ ही वो योंगफाई को अटैक करता हुआ देखता है तो वो भी फौरन से अपनी वो जायंट हैंड टेक्निक यूज कर देता है। मगर यहाँ पर योंगफाई को किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। वो हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार था। वो अपनी सोर्ड एनर्जी के साथ उस जायंट हैंड को पूरी तरह से तितर बितर करके रख देता है। मगर वो मास्टर कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस पावर के साथ मुझे हरा पाओगे, तुम लगता है कि शायद दिन में सपने देखने के आदी हो। ये कहने के साथ वो अब डबल जायंट हैंड यूज करता है। मगर यहाँ पर योंगफाई वो अभी भी इमोशंस की दुनिया में खोया हुआ होता है। उसके सामने सिर्फ यूशिन होती है और उसकी मौत का अफसोस उसे अंदर ही अंदर गुस्सा दिला रहा होता है। वो अपनी पास्ट मेमोरीज में यूशिन का नाम जान जाता है, जिसके बाद से वो यूशिन के और भी ज्यादा क्लोज हो गया था। यूशिन की मेमोरीज उसे इतनी ज्यादा एनर्जी दे रही होती हैं कि वो उस मास्टर से भी काफी ज्यादा आगे चला गया था। उसका एक ही अटैक उन दोनों के दोनों जायंट हैंड्स को बहुत ही आसानी से खत्म करके रख देता है और सीधा उस मास्टर को जाकर हिट करता है। इस अटैक की वजह से वो मास्टर भी इंजर्ड हो गया था और उसके मुंह से भी खून निकलने लगा था। मगर जब वो योंगफाई की तरफ देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये लड़का अपने हर एक सोर्ड एनर्जी अटैक के साथ अपनी लाइफ पावर को यूज कर रहा है। देखते ही देखते यहाँ पर योंगफाई अपनी सोर्ड को हवा में लहराता है तो
तो उसकी सोड एनर्जी पूरी तरह से पूरा का पूरा आसमान ही कवर कर लेती है। ये देखते ही वो मास्टर कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने हार मान जाऊंगा। ये कहने के साथ वो फौरन से अपनी 10,000 सोड टेक्निक को यूज करता है। वो 10,000 सोड बहुत ही तेजी के साथ योंगफाई की तरफ जा रही होती है, मगर यहाँ पर योंगफाई का गुस्सा वो सर चढ़ता जा रहा होता है और उसे अभी भी उन ड्रीम्स में यूशिन दिखाई दे रही होती है। वो उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता है और उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपनी पास्ट लाइफ में अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर बैठा था। मगर इस लाइफ में वो अब ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था। वो हर हाल में सेम सिचुएशन को रिपीट होने देने वाला ही नहीं था। वो कहता है कि प्लीज गॉड मुझे मेरा ब्लड और मेरी लाइफ वापस कर दो। ये कहते हुए वो इस मर्तबा अपनी बॉडी से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी और रिलीज करते हुए अपनी पावर को